आज एक टॉपिक लिए गुरुदेव की बुक है युग की मांग प्रतिभा परिष्कार। उसमें एक टॉपिक है प्रतिभा परिवर्धन के तथ्य और सिद्धांत। जनसाधारण के बीच प्रतिभाशाली अलग से चमकते हैं, जैसे पत्तों व कांटों के बीच फूल, तारों के बीच चंद्रमा। यह जन्मजात उपलब्धि नहीं है और न किसी का दिया हुआ वरदान है। इसे भाग्यवश मिला हुआ आकस्मिक संयोग सुयोग भी नहीं कहा जा सकता है। वह स्व उपार्जित संपदा है। इस कार्य में दूसरे कुछ सहायक हो तो सकते हैं, पर प्रधान तो अपने प्रबल प्रयास से ही किया जाता है। तो इसमें गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं कि हमें अपने प्रतिभा का परिष्कार करना चाहिए। प्रतिभावान कोई भी व्यक्ति जन्म से पैदा नहीं होता है, या भाग्यवश या संयोग से। कई बार हम कह देते हैं कि भाग्य से ही इसने कुछ अच्छे वो किए होंगे, इसीलिए यह इतने अच्छे घर में इसका जन्म हुआ है। तो गुरुदेव जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है। अपनी प्रतिभाओं को हर दिन हर समय उसका परिष्कार करना होता है, तभी कोई व्यक्ति बहुत महान बनता है और इस मार्ग पर आगे बढ़ता है। और यह स्वयं के द्वारा ही अर्जित की जाती है। और दूसरे जैसे कि गुरु कुछ थोड़ी हेल्प कर देते हैं, पर ये तो नहीं होता कि सब कुछ गुरु ही करते हैं जब तक हम अपनी तरफ से प्रयास नहीं करेंगे। जब हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए, तभी ही सब दूसरे लोग भी हमारी हेल्प करते हैं। केवल वो लोग गाइड करते हैं, बट मेन हमें ही करना पड़ेगा। धन आता है और चला जाता है, रूप यौवन भी सामयिक है, उसका संबंध चढ़ते खून से है। किशोर और तरुण ही सुंदर दिखते हैं, इसके बाद ढलान आरंभ होते ही अवयवों में कठोरता और चेहरे पर रुक्षता की हवाइयां उड़ने लगती हैं। विद्या उतनी ही स्मरण रहती है जितनी कि व्यवहार में काम आती है। मित्र, सहयोगी, संबंधी, सहायकों के मन बदलते रहते हैं। आवश्यक नहीं है कि उनकी घनिष्ठता सदा एक ही बनी रहे। अधिकार भी चिरस्थायी नहीं है। समर्थन घटते ही वे दूसरों के हाथों में चले जाते हैं। वयोवृद्ध के उत्पादन की परिश्रम की क्षमता घट जाती है। आयु वृद्धि के साथ साथ स्मरण शक्ति और स्फूर्ति भी जवाब देने लगती है। ऐसी दशा में तब कोई योजना बनाना और उसे चलाना भी बस से बाहर हो जाता है। यह सब मरण के ही लक्षण है। जीवनी शक्ति का भंडार धीरे धीरे चुकता है और फिर वह अंततः जवाब दे जाता है। इसमें गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि धन, यौवन, किशोर अवस्था सब कुछ समय के लिए ही होती है। विद्या, साथी और सहयोगी सब लोग एक समय तक ही साथ रहते हैं, यहाँ तक कि हमारे अधिकार भी स्थायी नहीं रहते। जैसे कि आज कोई स्कूल में प्रिंसिपल है और या कोई बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ है, कोई डायरेक्टर है, तो कल वो रिटायर हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो आजीवन भर उसी एक पद पे स्थायी रहेंगे। और स्मरण शक्ति भी गुरुदेव कह रहे हैं कि धीरे धीरे जैसी हमारी एज बढ़ती है तो हमारी स्मरण शक्ति भी धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है। तो विकासोन्मुख शरीर चढ़ते खून और परिपक्व व्यक्ति वाले दिनों में ही रहता है। उसे भले ही कोई आलस प्रमाद में गुजारे, भले ही कोई लिप्सा लालसा की वेदी पर विसर्जित कर दे, कोई तो उन दिनों भी अतिवादी उदंडता दिखाने से नहीं चूकते। यह सब शक्तियां और संभावनाओं के भंडार मनुष्य जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। दूरदर्शी वे हैं जो विभूतियों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को मानते हैं और उसके संपादन हेतु प्राण प्राणियों से प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वही हर स्थिति में साथ रहती है, अपनी तथा दूसरों की गुत्थियां सुलझाती हैं। तो इसमें गुरुदेव जी बता रहे हैं कि जब एक किशोरावस्था आती है तो बहुत से बच्चे उदंडी बन जाते हैं, पर सब लोग ऐसे नहीं रहते हैं। बहुत से बच्चे बहुत अच्छे भी रहते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते और बहुत छोटी सी एज में नशे, जुआ और इन गलत आदतों में सब पड़ जाते हैं। तो इसके बारे में गुरुदेव जी बता रहे हैं कि कुछ लोग तो उसे एक सही मार्ग पे आगे बढ़ाते हैं, बट कुछ किशोरावस्था में भटक जाते हैं और वो गलत मार्ग को पकड़ लेते हैं। जन्म जन्मांतरों तक साथ रहकर क्रम से अधिकाधिक ऊंचे स्तर वाली परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। इस उपार्जन के लिए किए गए प्रयत्नों को ही हर दृष्टि में सराहा और स्वर्ण संपदा की तरह किसी भी बाजार में बुनाया जा सकता है। भौतिक प्रगति में भी उसी के
चमत्कार दिखते हैं और आदर्शवादी परामर्श अपनाने वाली महानता को भी उसी के सारे विकसित परीक्षित होते देखा गया है। तो जो इस एज में जो अपने जीवन को सही मार्ग पर आगे बढ़ा देते हैं वही आगे जीवन में सही मार्ग पे बढ़ते हैं और एक आदर्शवादी जीवन स्थापित करते हैं। प्रतिभा परिष्कार के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, इन्हें उन सभी को हृदयंगम करने का प्रयास करना चाहिए जो संस्कृत एवं यशस्वी सफल जीवन जीने के लिए उत्सुक हैं। तो इसमें गुरुदेव जी ने हमें 4 सिद्धांत बताए हैं अपने प्रतिभा को परिष्कार करने का। पहला सिद्धांत गुरुदेव बता रहे हैं क्षमताओं का अभिवर्धन, उसके लिए निरंतर तत्पर का तन्मयता का सुनियोजन, आलस्य प्रमाद से बचकर सदा जागरूक और स्फूर्तिवान बने रहना, एक एक क्षण को बहुमूल्य मानकर इन्हें सद उद्देश्यों में सुनियोजित रखने के लिए योजनाबद्ध आंकलन, यही है वह मनस्थिति जिसे महाजागरण कहा जाता है। तो इसमें गुरुदेव जी ने प्रतिभा संवर्धन की पहला जो सोपान बताया है उसका नाम है क्षमताओं का अभिवर्धन, कि हमें अपनी प्रतिभाओं का हमेशा अभिवर्धन करता रहना चाहिए, हमेशा नई नई चीजें सीखते रहने चाहिए। और गुरुदेव जी ने इसको नाम दिया है महाजागरण, कि जब हम एक सही मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो मतलब हम जगे हुए हैं। आमतौर में लोग अर्ध तंद्रा की स्थिति में जिंदगी को दर्द की तरह जीते हैं, निर्वाह साधन पा लेने पर वे उनसे संतुष्ट हो जाते हैं, वे भाव तरंगे ही नहीं उठती जो आज की तुलना में कल को अधिक परिष्कृत बनाने के लिए लालायित रहती हैं और प्रयत्न रहती हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जीवन के प्रति कोई रुझान ही नहीं रहता, वो आधे समय तो सोए या बस जीवन को कि बस चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, तो उसी तरह बस जीवन को काटते चले जाते हैं, उनके जीवन में कोई लक्ष्य या उद्देश्य रहता ही नहीं। प्रतिभा के उपासक इस दलदल से उबरते हैं और अपनी निखरती क्षमताओं को बचाकर मूल्यवान पूंजी की तरह एकत्रित करते हैं। और जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं वो हर एक दिन नई नई स्किल सीखते हैं, नई नई अच्छी प्रतिभाओं को ग्रहण करते हैं और उनको आत्मसात करते हैं। जो हस्तगत हैं उनका श्रेष्ठतम सदुपयोग करते हैं, यही है कल्प वृक्ष का उत्पादन एवं उनका सद उद्देश्यपूर्ण सदुपयोग क्रियान्वयन। तो गुरुदेव जी ने यहाँ पे प्रतिभाओं के परिष्कार को ही कल्प वृक्ष कहा है। जैसे जैसे हम अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे हम एक कल्प वृक्ष के समान ही बनते जाएंगे। दूसरा चरण है अपने व्यक्तित्व को चुंबकीय आकर्षण एवं विश्वास स्तर का विकसित करना। इसमें दूसरा गुरुदेव जी बता रहे हैं कि दूसरा चरण है व्यक्तित्व को चुंबकीय और आकर्षित बताना। तो इस चरण में जो गुरुदेव जी बता रहे हैं वो हमें ऐसा लगता है, या मैंने जो अब रीड किया तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि गुरुदेव जी चिन्मय भैया के बारे में बता रहे हैं, और ये मतलब मेनली चिन्मय भैया के ऊपर बिल्कुल अप्लाई होता है। यह मनुष्यता के साथ साथ जुड़ने वाला प्राथमिक गुण है। इसके लिए अपना रहन सहन ऐसा बनाना पड़ता है जैसा जागरूक, जिम्मेदार और सज्जनता संपन्नों का होना चाहिए। शरीर और मन की स्वच्छता तथा साथ ही शिष्टाचार का निर्वाह और वाणी में मधुरता का गहरा पुट लगाए रहना भी आवश्यक है। इसके लिए अपनी नम्रता का परिचय देना और दूसरों का सम्मान देना आवश्यक है। उसे वे ही कर पाते हैं जो दूसरों के गुण देखकर उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं, साथ ही अपनी त्रुटियों को खोजते एवं उनके निष्कासन परिष्कार में लगे रहते हैं। ओछे व्यक्ति अपनी सेकी बघारते और दूसरों के दोष गिनाते रहते हैं। उसी जंजाल में उनका चिंतन एवं वर्चस्व घटता चला जाता है। तो इसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि दूसरा चरण है कि व्यक्तित्व को बहुत परिष्कृत करते रहना चाहिए, तो और हमेशा तेजस्वी और प्रखर बनाना चाहिए अपने जीवन को। और बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो हमेशा बस अपनी ही सेकी बधारते रहते हैं और दूसरों में हमेशा दोष और दुर्गुण ही उनको नजर आते हैं और खुद को वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सुपीरियर समझते हैं। तो गुरुदेव ने कहा है कि हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए और ऐसे चिंतन को लोगों के बीच से समाप्त करना चाहिए और उनको एक सही मार्ग दिखाना चाहिए। प्रतिभावानों के होठों पर मंद मुस्कान देखी जाती है,
इसी आधार पर यह जाना जाता है कि वे अपने आप में संतुष्ट और प्रसन्न हैं। जो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, उन्हें किसी बात की ज्यादा चिंता नहीं रहती है और वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं। कभी ये नहीं रहता है कि गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, ये आ जाए, उसके पास ये है, ऐसा फोन है तो वो मेरे पास आ जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। वो लोग बिल्कुल निश्चिंत और संतुष्ट रहते हैं अपने जीवन से। दूसरे भी ऐसे ही लोगों का सहारा ताकते और साथ देते हैं। खींचते और खिजाते रहने वाले को दूर से ही नमस्कार करने को जी करता है। जिन्हें अपना सही मूल्यांकन करना है वे इस प्रकार की भूलें नहीं करते हैं। तो इसमें गुरुदेव जी बता रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो दूसरों पर खींचते रहते हैं। दूसरों के पास अच्छा घर है, गाड़ी है, तो उससे भी उन लोगों को जलन होती है कि काश ये हमारे पास हो। तो गुरुदेव जी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को हमें बस दूर से ही नमस्कार करना चाहिए और अपने जीवन का हमें सही हमेशा मूल्यांकन करते रहना चाहिए। तीसरा चरण है सुव्यवस्था। और अस्त व्यस्त स्थिति में भी प्रचुर साधन रहते हुए भी लोग असफल रहते और उपहासास्पद बनते हैं। प्रतिभाएं क्षण क्षण में अपने कार्यों और नियोजन की समीक्षा करती रहती हैं तथा उन्हें सही बनाने के लिए जो हेरफेर करना आवश्यक होता है उसे बिना हिचक तत्परता पूर्वक करती हैं। इसमें गुरुदेव जी कह रहे हैं कि सबसे पहला मतलब हमें अपने जीवन को हमेशा व्यवस्थित रखना चाहिए। ये नहीं है कि कभी उठ रहे हैं, कभी खा रहे हैं, कभी पी रहे हैं तो और कभी पूजा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें गुरुदेव जी बता रहे हैं कि हमें अपने जीवन को एक नियोजित तरीके से हर चीजों का समय निर्धारित करके उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। जड़ता हठवादिता के शिकंजे में जकड़ने का उन्हें तनिक भी आग्रह नहीं होता है। वे जानते हैं कि प्रगतिशीलों को सदा परिस्थितियों के अनुरूप रणनीति बनानी और चलते ढर्रे में आवश्यक सुधार लाने की चेष्टा करनी पड़ती है। व्यवस्था इसी प्रकार बन पड़ती है। जो अपने समय का, श्रम का, साधनों का, विचारों का, परिवार परिकर का सुनियोजन कर सकता है और उन्हें सही दिशा दे सकने में समर्थ होता है, उसी को इस योग्य समझा जाता है कि वह कोई बड़ी या अतिरिक्त जिम्मेदारी को वहन कर सके। तो इसमें गुरुदेव जी बता रहे हैं कि जो लोग सुव्यवस्थित रहते हैं, जो श्रम करना जानते हैं, अपने परिवार को इकट्ठे साथ लेकर चलना जानते हैं, तो गुरुदेव जी बता रहे हैं कि उन्हीं लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं। किन्हीं बढ़ी चढ़ी महत्वाकांक्षाएं सजोने से पूर्व यह प्रमाण देना पड़ता है कि व्यक्तित्व परिष्कार एवं क्रियाकलापों में किस सीमा तक व्यवस्था बुद्धि का उपयोग किया गया और उन्हें कितना सफल समुन्नत बनाकर दिखाया गया है। और इसमें गुरुदेव जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से अपनी बुद्धि को एक सही व्यवस्थित तरीके से हम सेट करते हैं और अपने जीवन को सफल और समुन्नत बताते हैं। इसमें गुरुदेव जी ने चौथा सोपान बताया है अग्रगमन नेतृत्व। अग्रगमन नेतृत्व का मतलब कि आगे आके या आगे बढ़ के नेतृत्व करना। यह उत्साह, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है और इसमें बहुत उत्साह की, साहस की और आत्मविश्वास की जरूरत है। जैसे कि सारिका दीदी 2-3 साल से ये अपना स्वाध्याय का ग्रुप चला रही हैं, तो आगे आके उन्हें नेतृत्व करके उन्होंने इस मार्ग पे आगे बढ़ के गुरुदेव का काम का भार अपने कंधों पर लिया और वो कितने अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज कर रही हैं और अप्लाई कर रही हैं। साधारण जन आत्महीनता से ग्रसित, झिझक, संकोच, अनिश्चित एवं साहसहीनता की मनस्थिति में पड़े पाए जाते हैं। वे उचित कार्यों के लिए भी कदम बढ़ाने का साहस नहीं कर पाते हैं। इसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो झिझक और संकोच की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं और जिनमें इतना साहस नहीं रहता कि आगे बढ़े और सही कार्य पर आगे बढ़े। अधिक से अधिक इतना ही सोचते हैं कि कोई बढ़े तो उसके पीछे चलने लगे। ऐसे लोग उचित निष्कर्ष निकाल लेने पर भी उस मार्ग का अवलंबन नहीं कर पाते और ऐसे लोगों को उचित मार्ग मिल भी जाता है तो भी वो उस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अपनी स्थिति को अनुपयुक्त मानते हुए भी उस परिधि से एक कदम भी आगे नहीं रख पाते और जो उनका दायरा एक सीमित दायरा बनाया हुआ है वो केवल उसी दायरे में रहते हैं। उस दायरे से आगे बढ़ने के लिए वो सोच भी नहीं पाते हैं। ऐसों के बीच उन्हीं को मनस्वी माना जाता है जो उचित के प्रति अटूट आस्था रखे और जो करना चाहिए
उसे अन्यों का समर्थन सहमति न मिलने पर भी एकाकी कर दिखाए। और इसमें गुरुदेव जी बता रहे हैं कि जो सही मार्ग पर आगे बढ़ते हैं उन्हें किसी के साथ की या सहारे की जरूरत नहीं रहती है। चाहे वो अकेले भी रहते हैं तो भी वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसे दूध गर्म करते ही मलाई के तैरकर ऊपर आ जाने के समकक्ष समझा जा सकता है। प्रतिभाएं एकाकी बढ़कर अपने अग्रगमन की क्षमताओं का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। फिर सर्वत्र उसकी मनस्विता का लोहा माना जाने लगता है। दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करते हैं और जिनकी जिम्मेदारियां भारी हैं वे ऐसे ही लोगों को तलाश करते हैं। प्रामाणिकता की परख होने पर सब ओर से एक एक बढ़कर भारी भरकम जिम्मेदारियां उनके ऊपर आग्रह पूर्वक डाली जाने लगती हैं। वे उन्हें स्वीकार करते हैं और जो कार्य किया गया है उसे सर्वांगपूर्ण ढंग से संपन्न कर दिखाते हैं। तो गुरुदेव जी इसमें बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को पर ही भारी जिम्मेदारियां, ये देश की लगा लो चाहे अपने मिशन की लगा लो, ऐसी जिम्मेदारियां उनके ऊपर ही डाली जाती हैं और वो उसे निसंकोच सर्वांगपूर्ण तरीके से उस कार्य को संपन्न करके दिखाते हैं। रेल का इंजन एकाकी चलता है, स्वयं दौड़ता है और अपने साथ भरे डिब्बों की लंबी श्रृंखला को घसीटते हुए निर्धारित लक्ष्य की दिशा में पटरी पर दौड़ाता चलता है। इसमें गुरुदेव जी ने एक रेल के इंजन की बात कही है कि इंजन अकेला रहता है और उसके पीछे इतने सारे डिब्बे रहते हैं, फिर भी वो उन सब डिब्बों को अपने साथ लेकर चलता है। तो इसी तरह प्रतिभावान व्यक्ति होता है। एक प्रतिभावान व्यक्ति ही अपने साथ बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चलता है। सर्वविदित है कि डिब्बों की तुलना में इंजन को अधिक महत्व मिलता है, अधिक मूल्यांकन भी होता है और कुछ नहीं साहस भरी व्यवस्था का परिचय देने वाली ऊर्जा की ही परिणति है। प्रतिभाओं में यह गुण उनके द्वारा स्व उपार्जित स्तर का बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें गुरुदेव जी बता रहे हैं कि ये सब केवल सद्गुणों और प्रतिभाओं के विकास करने से ही पॉसिबल होता है कि एक व्यक्ति जो इतना भार लेके चलता है या दूसरे लोगों को भी अपने साथ लेके चलता है, तो ये केवल प्रतिभाओं के परिष्कार से ही पॉसिबल है। वे औरों का मुंह ताकते हुए नहीं बैठे रहते, वरन आगे बढ़कर औरों को अपने चुंबकत्व के कारण जोड़ते और साथ चलने के लिए बाधित करते हैं। सफलताओं को यही स्रोत है। तो इसमें कितना अच्छा गुरुदेव जी ने बताया है कि वो केवल ऐसे नहीं है कि उनके अंदर इतनी प्रतिभाएं हैं और वो दूसरों की तरफ देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग अपने व्यक्तित्व से दूसरे लोगों को आकर्षित करते हैं और अपने साथ लेकर सही मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। यूं प्रतिभा का दुरुपयोग भी हो सकता है। इसमें गुरुदेव जी बता रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो प्रतिभाओं का दुरुपयोग भी करते हैं। रावण कितना शक्तिशाली था, उसमें कितनी प्रतिभाएं थी। भगवान राम ने भी जब रावण की डेथ हुई तो उनको प्रणाम किया था, तो वो बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व था, बट उसने उसको एक गलत मार्ग पर यूज किया। धन का, बल का, सौंदर्य का, कौशल का नियोजन यदि भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण में किया जाए तो वैसा भी हो सकता है। तो इसमें गुरुदेव जी बता रहे हैं कि प्रतिभा का लोग दुरुपयोग भी करते हैं। आतंकवादी, अनाचारी, उच्च श्रृंखल उद्धत लोग प्राय वैसा ही करते हैं। तो इसमें गुरुदेव जी बता रहे हैं कि जो आतंकवादी हैं, अनाचारी हैं, उच्च श्रृंखल है, उनके अंदर भी बहुत सी प्रतिभाएं होते हैं, बट वो उसका दुरुपयोग करते हैं। इतने पर भी यह निश्चित है कि कोई इस आधार पर न तो स्थिर प्रगति कर सकता है और न ही कोई ऐसी परंपरा पीछे छोड़ सकता है जिसे सराहा जा सके। और ऐसे लोगों के बारे में गुरुदेव जी बता रहे हैं कि ऐसे लोग को ना ही तो कोई उनका अनुसरण करेगा कि भाई चलो वो आतंकवादी बना है तो मैं भी आतंकवादी बन जाऊं। तो ऐसे कह रहे हैं गुरुदेव जी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लोग उनका अनुसरण नहीं करेंगे और ना ही उन लोगों को सराहा जाएगा कि भाई देखो ये आतंकवादी है या ये अनाचारी है, इसने कोई दुष्ट कर्म किया है, तो उसकी को बहुत प्रशंसा मिलेगी। सब लोग उसकी निंदा ही करेंगे। आज नहीं तो कल परसों ऐसे लोग आत्म प्रताड़ना, लोक भर्त्सना से लेकर राजदंड और देवी प्रकोप के भाजन बन सकते हैं। लालच और घृणा तो भीतर बाहर से उन पर निरंतर बरसती रहती है और ऐसे लोग हमेशा लालच और घृणा से ग्रसित रहते हैं। उनके अंदर बहुत ज्यादा लालच का भाव रहता है और घृणा भी उनके अंदर रहती है। वो दूसरे लोगों से बहुत घृणा करते हैं।
दूरदर्शी विवेकवान अपनी श्रेष्ठता को विकसित करते हैं और अपने आदर्शवादी क्रियाकलापों के आधार पर प्रामाणिक माने जाते हैं और विश्वस्त बनते हैं। जिन्होंने उच्च स्तरीय सफलताएं पाई हैं उनका अनुकरण करते और सहयोग देते असंख्यों देखे जाते हैं। तो जो लोग सही मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, आदर्शवाद क्रियाकलाप अपनाते हैं, तो उन लोगों के बहुत से अनुकरण करते हैं, बहुत से लोग उनका अनुकरण करते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद थे, महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ऐसे लोग हैं। तो लोग फिर उनका अनुकरण करते हैं कि हम भी ऐसे ही बने, और बच्चों को भी उनकी मिसाल दी जाती है ताकि बच्चे भी उस मार्ग पर आगे बढ़े। इसलिए प्रतिभा महासिद्धि की साधना करने वाले अपने चरित्र की प्रामाणिकता को हर हालत में बनाए रखते हैं, भले ही इसके लिए अभावग्रस्त स्थिति में रहना पड़े और तात्कालिक मिल सकने वाली सफलता से वंचित रहना पड़े। तो गुरुदेव जी वो ये बता रहे हैं कि ऐसे लोग रहते हैं, चाहे उनको अभावग्रस्त जीवन भी जीना पड़े, पर वो लोग फिर भी अपने जो आदर्श हैं उनको कभी भी नहीं छोड़ते। कई लोग ऐसे रहते हैं कि मौका परस्त रहते हैं, अगर उनके अंदर अच्छी प्रतिभाएं रहती हैं तो मौका मिल जाए तो वो मतलब दरिद्रता के कारण भी मतलब उसको अपनाए नहीं रखते, उसको छोड़ देते हैं। तो गुरुदेव जी बता रहे हैं कि प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ऐसे नहीं करते हैं, वो अभावग्रस्त होने पर भी अपनी जैसी स्थिति रहती है उसी में रहते हैं, पर अपनी प्रतिभाओं को नहीं छोड़ते हैं। प्रतिभा परिवर्धन का परीक्षण करने वाले कोई स्कूल कॉलेज कहीं नहीं है। इसके लिए निर्धारित सिद्धांत को व्यवहार में उतारने के लिए अवसर और वातावरण स्वयं ही तलाशना पड़ता है। तो इसमें गुरुदेव जी बता रहे हैं कि अपनी प्रतिभा को परिष्कृत करने के लिए कोई भी स्कूल या कॉलेज ऐसे नहीं है, उसमें तो केवल शिक्षा दी जाती है, हमारी एजुकेशनल शिक्षा दी जाती है। अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए हमें स्वयं ही आगे बढ़ना पड़ेगा और अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण करना पड़ेगा। उस प्रकार के अवसर कहीं एक जगह एकत्रित नहीं मिलते हैं, उन्हें बीनने वाले की तरह झोली में भरना पड़ता है। तो हमें ऐसा नहीं है कि हम कहीं चले जाएंगे और हमें वो प्रतिभाएं मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। किसी से हमने कुछ सीखा, किसी से कुछ सीखा, तो अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें सीखने को मिलती है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके व्यक्तित्व परिष्कृत होता चला जाता है। पर इन दिनों एक ऐसा सुयोग्य सामने है जिसके साथ संबंध सूत्र जोड़ने पर हर किसी को वह सुयोग्य हस्तगत हो सकता है, जिसके सहारे प्रतिभा संपन्न संपादन को सौभाग्य अनायास ही प्राप्त हो सके। ऐसे सुयोग्य कभी कभी सामने आते हैं और उन्हें कोई बिरले ही पहचान कर लाभ उठा पाते हैं। तो इसमें गुरुदेव जी बता रहे हैं कि अपनी प्रतिभा को संपादन करने के लिए बहुत लोगों के पास ऐसा सुयोग्य अवसर होता है कि लोग उसको फॉलो कर ले या लोग उसको देखकर उसी मार्ग पर आगे बढ़ा जाए। तो जैसे कि हमारे गुरुदेव हैं, हमने गुरुदेव को देखा और उनके जीवन से हमें कितनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलती है और उनको देखकर हम भी अपनी प्रतिभा का परिष्कार कर सकते हैं। हनुमान ने समय पहचाना और वे थोड़े ही समय में समुद्र लांघने, पर्वत उखाड़ने और लंका को मटिया मेट बनाने का श्रेय प्राप्त कर सके। तो इसमें गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जैसे हनुमान ने समय को पहचाना, भगवान राम के साथ मिल गए, तो उन्होंने किसी एक सही मार्ग पर आगे बढ़े और उन्होंने कैसे समुद्र को पार करके सीता मैया की खोज निकाली। इसे समय की पहचान ही कहना चाहिए। यदि उस सुयोग्य का लाभ उठाना उनसे न बन पड़ता तो सुग्रीव के सेवक वानर रहकर ही उन्हें भी दिन गुजारने पड़ते। हाँ, तो इसमें गुरुदेव जी बता रहे हैं कि हनुमान ने अपने समय को पहचाना और वो भगवान के साथ मिल लिए, तो उनका जीवन क्या से क्या बन गया। नहीं तो अगर वो सुग्रीव के साथ रहते तो वो एक साधारण वानर बन के ही रह जाते, और भगवान राम के साथ वो मिलके आगे बढ़े तो उन्हें भी इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए कितना श्रेय प्राप्त हुआ। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। दीदी प्रणाम, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद ईशा जी, बिल्कुल सही कहा। जैसे आजकल भौतिक सफलता के साथ साथ आध्यात्मिक सफलता भी बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर सचमुच में खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, आनंद में रहना है, तो कल मैंने बुक पढ़ा था, हारिए ना हिम्मत, उसका फर्स्ट पेज था, उसमें यही मतलब इसी बारे में लिखा गया था, इसी से रिलेटेड था।
इसमें ये था कि जब इंसान बहुत तरक्की कर जाता है और मतलब लोगों की सेवा करता है, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे घमंड आने लग जाता है और वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लग जाता है। उसका रीजन यही होता है कि उसमें ज्ञान की कमी होती है, अध्यात्म की कमी होती है। तो यही है कि अभी हम लोग सबको यही बोलना है कि सारे सोल्यूशन का एक ही, मतलब सारे प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि गायत्री मंत्र चैंट करें। एनी सोल्यूशन, चाहे वो आपका कोई भी बीमारी हो या आप किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो या किसी का व्यवहार, बच्चों का व्यवहार, परिवार में किसी का व्यवहार, तो उसका क्या एक सोल्यूशन है कि उसको बोलिए गायत्री मंत्र चैंट करें। तो धीरे धीरे उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा, अध्यात्म की ओर जाएगा और सब अच्छा होता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद उषा दीदी। अब मैं अनामिका दीदी से कहूंगी कि आप अपना रीडिंग शुरू कर सकती हैं। अनामिका दीदी। जय गुरुदेव। आज मैं पढ़ रही हूँ महिलाओं में स्वास्थ्य चेतना की जागरूकता। अब देखिए महिलाएं कैसे अपने ऊपर, अपने पर ध्यान नहीं देते हैं, इसी के बारे में गुरुदेव बता रहे हैं। समाज में स्वास्थ्य चेतना उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। आज की नारी शिक्षित है, वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी है, तब भी उसमें स्वास्थ्य के प्रति सजगता का अभाव है। स्त्री को स्मरण रखना चाहिए कि वह परिवार की धुरी है। ये तो है ना कि नारी अगर एक नारी अगर घर में 10 जेंट्स है तो एक नारी पूरे घर को संभाल लेगी पूरे व्यवस्थित तरीके से, लेकिन अगर घर में 10 पुरुष हो और नारी एक भी नहीं रहे तो घर का तो क्या हाल होगा, वो लोग हम लोग अनुभव ही कर चुके होंगे। यही बात गुरुदेव बता रहे हैं। वही परिवार को, अब देखिए नारी क्या करती है, वही परिवार को एक सूत्र में पिरोकर रख सकती है। नारी ही है जो परिवार को समेट कर रख सकती है। घर परिवार का ध्यान रखते हुए सदैव अपनी अवहेलना करती देखी जाती है। नारी में एक और क्या कमी है कि अगर कुछ थोड़ा है तो अपने पति को ज्यादा उड़ेल देंगी, अपने कम खाएंगी। ये अपने आप ही वो खुद अवहेलना करती हैं। आज जब कामकाजी महिलाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, ऐसे में अपने स्वास्थ्य के प्रति उनका जागरूक होना आवश्यक है। अब क्या है, महिलाएं घर भी काम कर रही हैं और बाहर भी काम कर रही हैं, तो इस ऐसे में क्या है, उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विश्व की 50% से भी अधिक महिलाएं रक्त अल्पता की शिकार है, मतलब हेमोग्लोबिन उनका कम रहता है। भारत में यह प्रतिशत और भी अधिक हो सकता है। यहाँ गर्भवती ही नहीं, सामान्य महिलाएं भी कैल्शियम, आयरन और रक्त की कमी से पीड़ित रहती हैं। भारत में क्या है, प्रतिशत और अधिक है। यहाँ मतलब गर्भवती महिलाओं को अगर छोड़ दें तो वहाँ क्या होता है कि मतलब एक मन में धारणा बन गई है। जैसे मेरे बहन के हस्बैंड का ऑपरेशन था तो मैं बोली कि ब्लड डोनेट करूंगी, तो क्या बोला कि नहीं, लेडीज लोग से ब्लड नहीं लेंगे, उन लोगों को ना हेमोग्लोबिन कम रहता। हम बोले भैया हमको कोई बीमारी नहीं है, मेरा हेमोग्लोबिन ठीक है, लीजिए। लेकिन एक देखिए हॉस्पिटल में भी एक धारणा थी कि महिलाओं में हेमोग्लोबिन कम होता है, महिलाओं को ब्लड डोनेट नहीं करना। अब मैं एकदम आत्मबल की धनी थी कि मैं ब्लड डोनेट करूंगी। आश्चर्यजनक बात यह है कि गांवों में अशिक्षा और जागरूकता न होने के कारण स्त्रियां स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों से जूझ रही हैं। अब गांव में क्या है, थोड़ा शिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी है, तो वहाँ स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा महिलाएं कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। लेकिन लगभग 40% शहरी महिलाएं रक्त अल्पता की शिकार हैं, लेकिन शहर में भी 40% महिलाएं हैं जो हेमोग्लोबिन की कमी से जूझ रही हैं। आमतौर पर भोजन में पोषक तत्वों के अभाववश शहर में रहने वाली महिलाओं का पोषण ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ शहर में आमतौर पर भोजन में पोषक तत्वों के अभाववश शहर में रहने वाली महिलाओं का पोषण ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। यह भी सच है कि महिलाएं घर भर के स्वास्थ्य की चिंता तो करती हैं, किंतु अपने प्रति बहुत लापरवाह होती हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं पहले ही बोली थी कि वो अपने घर भर की चिंता करेंगी। एक महिला है, बेटा को क्या देना है, पति को क्या देना है, बेटी को क्या देना है,
मतलब अपने उन जिनका नाती पोता पोती है उनको क्या उस सारा का ख्याल रखेंगे, लेकिन अपने ऊपर वो थोड़ा सा लापरवाही बरत लेती हैं। सामान्यतः प्रतिदिन उन्हें 30 ग्राम लौह तत्व की आवश्यकता होती है, परंतु वे 10-15 ग्राम से ही अधिक नहीं लेती। गर्भवती स्त्री को 50 ग्राम लौह तत्व प्रतिदिन देना चाहिए, किंतु वे आवश्यक मात्रा में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन आदि से वंचित रहती है। हम लोग को जो मतलब कि गर्भवती जो भी हमारी बेटी हो, बहू हो, उनको गर्भ के समय में मतलब आयरन ज्यादा देना चाहिए। लेकिन अब तो खैर बहुत हम लोग अपने आप में सुधार किए हैं। पहले क्या था कि बहू अगर गर्भवती भी है तो उनको आवश्यकता से कम दिया जाएगा। तो उसमें क्या होता था कि महिलाएं बच्चा जन्मने के समय बहुत सारे घटना घटती थी, जच्चा बच्चा दोनों को ही खोना पड़ता था। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर गुरुदेव लिखे हैं कितनी अच्छी बात कि गर्भवती स्त्री को 50 ग्राम लौह तत्व प्रतिदिन देना चाहिए, किंतु ये आवश्यक मात्रा में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन आदि से वंचित रहती है। आगे फिर गुरुदेव क्या बता रहे हैं, आजकल महिलाओं को पर्याप्त स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब देखिए कि हर जगह हॉस्पिटल में, हर जगह सब जगह महिलाओं को स्वास्थ्य में मतलब कि बहुत चेंजेस दिख रहे हैं। फिर भी उनमें हेमोग्लोबिन की कमी चिंताजनक है। फिर भी क्या है कि उसमें हेमोग्लोबिन की कमी रहती है। सरकार ने गर्भवती स्त्रियों की स्वास्थ्य रक्षा हेतु अनेकों महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। अब देखिए हॉस्पिटल में तो ऐसा है कि गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस घर से फ्री ले जाएगी, हॉस्पिटल में मतलब जच्चा बच्चा को एकदम करके फिर हॉस्पिटल घर पहुंचाएगी भी, और ऊपर से उनको खाने पीने के लिए पैसे भी देती हैं। लेकिन अगर अभी भी मतलब झुग्गी झोपड़ियों में, एक मेरी देवरानी है वो यमुना विहार में मदद की लॉ फाउंडेशन की मतलब कि वो चलाती हैं, संस्थापिका है, संचालिका है। तो उनको देखे कि महिलाओं मतलब कि वो 4 दिनों में वो सब स्वास्थ्य के प्रति जागरण, या वो जो रविंद्र सिंह नेगी है उन्होंने अभी सिलाई उलाई मशीन बांटी है, तो उनको आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं कि महिलाएं कुछ करे, आत्मनिर्भर बने। और जब तक घर से बाहर नहीं जाएंगी उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने आप खुद हमको कैसे प्रोटेक्ट करना है उनके बारे में उनको पता नहीं चला। और जब महिलाएं अपने आप को प्रोटेक्ट करना जान जाएंगी तो फिर अपने बच्चियों को भी प्रोटेक्ट करना सिखा लेंगी। तो इसलिए मैं बहुत पहले पढ़ी थी कि अगर घर में 10 पुरुष पढ़े लिखे हैं और एक महिला निरक्षर है तो फिर वो अपने बच्चे को साक्षर नहीं बना सकती। लेकिन अगर 10 पुरुष निरक्षर हो और एक महिला साक्षर हो तो अपने पूरे घर भर को साक्षर बना देंगे। तो यहाँ पर फिर गुरुदेव आगे बता रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश महिलाएं स्वयं ही अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करती हैं। इतना सब सरकार के पास ढेरों सारी सुविधाएं व्यवस्था बनाई गई है, फिर भी महिलाएं अपने आप को ही अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करती हैं। एक महिला में सामान्यतः हेमोग्लोबिन का स्तर 12.5 mg/dl होना चाहिए, परंतु अधिकतर महिलाओं में यह 10 से भी कम पाया जाता है। महिलाओं में 8% तक हेमोग्लोबिन रहता है ज्यादातर लोगों को। यदि आम लड़कियों के हेमोग्लोबिन की जांच करवाई जाए तो वह भी कम ही होगा। उच्च वर्ग की स्त्रियों में डाइटिंग के कारण हेमोग्लोबिन कम हो रहा है। और हम लोग सभी माताएं का एक और बात है हमको यहाँ है कि हम लोग सभी माताएं का कर्तव्य बनता है कि अगर हमारे घर में बेटे बेटियां हैं तो बेटी को ज्यादा उचित आहार पोषण की जरूरत है, क्योंकि उन्हें आगे भी माँ बनना है और उन्हें बहुत सारे काम का जैसे होता है ना कि घर बाहर सब करना पड़ता है। तो एक माँ का यहाँ ना बहुत रोल अदा मतलब बहुत अच्छा रोल अदा करना पड़ता है कि ताकि मैं अपनी बेटियों की मेरी माँ भी मुझे अच्छी शिक्षा दीक्षा दी। मेरी माँ ने, हमारी माँ खुद स्कूल में प्रिंसिपल थी, तो हमारी माँ बेटी बेटा में भेद नहीं करती थी, हम लोग को अच्छा खान पान देती थी और ऐसा नहीं था कि बेटा को खिलाएंगे और बेटी को नहीं खिलाएंगे। तो हमारी दादी भी थी, हम लोग को ऐसा नहीं था कि पोतियों को पोता से ज्यादा पोतियों को मानती थी। तो हमारे घर में तो शुरू से ऐसा रहा नहीं, हम लोग को बहुत खान पान पे ध्यान दिया जाता था।
और उसकी वजह से आज मतलब मैं बहुत स्वस्थ हूँ। मैं इस चीज को महसूस करती हूँ कि आज मैं बहुत स्वस्थ हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने, मेरी नानी ने, मेरी दादी ने खान पान पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। तो आज भी हम लोग का वही उत्तरदायित्व तो बनता है कि हमारे घर में बहू आएंगी तो उनका भी हम लोग ध्यान रखेंगे, हमारी बेटियां हैं उनका भी हम ध्यान रखेंगे, हमारी नातिन है उनका भी हम ध्यान रखेंगे। अब आगे गुरुदेव बता रहे हैं, कुछ स्त्रियां स्वास्थ्य की अपेक्षा सौंदर्य को अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं। मतलब खाएंगे नहीं लेकिन फेशियल ब्लीचिंग करा लेंगे, एकदम सौंदर्य प्रसाद। अगर अंदर से हम स्वस्थ रहेंगे तो हम भले ही काले भी रहेंगे लेकिन मेरे चेहरे पे स्माइल रहेगी। तो यहाँ कुछ स्त्रियां स्वास्थ्य की अपेक्षा सौंदर्य को अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं। वे मोटापे घटाने और खूबसूरती पाने के लिए भरसक प्रयत्न करती हैं, जबकि उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि वास्तविक सौंदर्य उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य से ही प्राप्त होगा। देखिए कितनी बड़ी बात गुरुदेव भी बता रहे हैं हम लोग कि उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि वास्तविक सौंदर्य क्या है, उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य से ही प्राप्त होगा। और उत्तम स्वास्थ्य संतुलित व पौष्टिक आहार पर निर्भर है, जिससे शरीर के सभी अंग भली भांति क्रियाशील रहते हैं। अगर हमारे चेहरे पर स्माइल रहती है और अगर हम कम दाम के भी कपड़े धुले हो, प्रेस किए हो पहनते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप में लगता है कि मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, और अपने आप में कहीं जाने में ये फील नहीं होता है कि मैं खराब दिख रही हूँ। अंदर से अगर हम अंदर से स्वस्थ हैं, तो अगर हम ऊपर से 5,000 की साड़ी पहने और कहीं हम 4 डेग चल नहीं पाए, तो पता चला कि धूप में गए तो मुझे मूर्छा आ गई, तो मेरा हलक सूख रहा है। तो यहाँ पर गुरुदेव वही बोले हैं कि अंदर से अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा सौंदर्य उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य से ही प्राप्त होता है। हम अंदर से स्वस्थ रहेंगे तो मेरा जो ऊपर का जो मेरे चेहरे का है उस पर सौंदर्य स्वाभाविक ही होगा। कायिक सौंदर्य के प्रति सचेत महिलाएं पौष्टिक आहार के बजाय गोलियों से कैल्शियम, लौह तत्व, विटामिन आदि की कमी दूर करने का प्रयास करती हैं। अब यहाँ देखिए महिलाएं लोग को क्या है, विटामिन की गोली खा लेंगे, कैल्शियम की गोली खा लेंगे, आयरन की गोली खा लेंगे, तो इससे मेरा कुछ नहीं। खान पान अगर उनका सही हो, मैं एक डाइटिशियन से मिली थी, तो डाइटिशियन बोली कि आप कितने बजे नाश्ता करती हैं? तो हम बोले कि तो 10-11 बज जाता है। तो बोला कि आप तो गलत करती हैं, सुबह में मॉर्निंग वॉक करके आती हैं तो चना खा लीजिए। तो कितने रोटी खाती हैं? मैं बोली कि मैं झूठ नहीं बोली, मैं बोली 4 रोटी खाती हूँ। तो बोली 4 रोटी खाती हैं? तो बोली कि नहीं, तो आप 9 बजे 2 रोटी खाइए, फिर 12 बजे उसी 2 रोटी को खाइए। तो आप तो 9 बजे नाश्ता की नहीं, 12 बजे 4 रोटी 5 रोटी एकदम ठूस ली, तो वो तो आपको नुकसान करेगा। तो आप 2 रोटी 9 बजे खा लीजिए, 2 रोटी 12 बजे खा लिया, आपकी तो मतलब 2 जितना ही हुआ, लेकिन आपके खाने वही। हम लोगों महिलाओं में क्या है, खाने का तरीका गलत है कि हम लोग ना, हमारे गुरुदेव क्या बोले हैं, हम खा के भी माला जप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। हम अपने आप को अगर ठीक नहीं रखेंगे, हम अपने अंदर के देवता को सही नहीं रखेंगे, तो मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और हम अपने अंदर के देवता को खुद सही रख सकते, कोई नहीं रख सकता है। मेरे पति, मेरा बेटा, कुछ कोई नहीं रख सकता। और मैं इस चीज को मानती हूँ कि मैं अगर बीमार पड़ूंगी तो मेरा पूरा घर बीमार पड़ेगा। तो सभी को चाहिए कि अपने स्वास्थ्य के प्रति उनको सजग रहना चाहिए कम से कम। यह भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें शरीर का समुचित पोषण संभव नहीं। खेद की बात है कि सामाजिक तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता नहीं की जाती है। लेकिन थोड़ा सा पहले था कि अगर सास है तो बहू के स्वास्थ्य के प्रति चिंता, रे बेटी है तो ये क्या खाएगी, बेटा को ही खिलाया जाए, ऐसा हम लोग भी, मैं तो देखी नहीं हूँ लेकिन सुनी। तो यहाँ पर गुरुदेव बताते हैं कि महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता नहीं की जाती है। घरों में भी आमतौर पर यही धारणा है कि उसे अधिक देखभाल की जरूरत नहीं। लोगों को लगता है कि नहीं, पुरुष बाहर जाते हैं उनको ज्यादा काम। अरे महिलाएं घर में क्या कम काम करती हैं? कभी भी आराम नहीं करती हैं। तो उनको तो और अधिक देखभाल की जरूरत है, उनको पोषक तत्व की ज्यादा जरूरत है। लड़कियों के बीमार पड़ने पर उनकी ओर प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता। अब देखिए गुरुदेव कहते हैं कि लड़की बीमार पड़े तो क्या है,
ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर लड़का बीमार पड़े तो हम किसी बड़े हॉस्पिटल में गए। वाह, समाज में तो स्त्री के स्वास्थ्य के प्रति चेतना का अभाव है ही, मगर शिक्षित व स्वावलंबी महिलाएं भी अपनी सेहत को सदैव दूसरे क्रम पर रखें। देखिए, जो अशिक्षित है, जो नहीं पढ़ी लिखी है, जो जागरूक नहीं है, वो तो अपने आप को मतलब ध्यान नहीं देती हैं। लेकिन जो शिक्षित महिलाएं हैं, जो खुद कमाती भी हैं, वो भी अपनी सेहत को लेकर के दूसरे नंबर पे रहती हैं। जब तक कोई गंभीर तकलीफ नहीं होती तब तक कोई चिकित्सक के पास नहीं जाती। स्वस्थ होने पर होने वाला व्यय उन्हें व्यर्थ लगता है, जबकि स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति स्त्री की सजगता उसके सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सोपान है। तो यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बात गुरुदेव कहते हैं कि उनको अगर लगता है कि कोई चेकअप करा ले तो उनको लगता है कि मेरा पैसा व्यर्थ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्त्री को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होना चाहिए और इसके लिए क्या है, सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सोपान है। मैं स्वस्थ रहूंगी, मैं अपनी बेटियों लोग को भी बोलती हूँ कि टाइम पे नाश्ता करना, टाइम पे खाना, मतलब हर कुछ अपने आप। मेरे घर में कितना भी सारा सामान भरा पड़ा हो, आप खुद नहीं खाएंगी तो आपको दूसरा कोई थोड़े देगा खाने के लिए। अपने काम भी करते रहेंगे, समय से खा लेंगे, काम भी करते रहेंगे, उसी में कुछ थोड़ा सा समय, उससे क्या होता है, आदमी को स्वास्थ्य ठीक रहता है तो हर काम एकदम सुचारू रूप से चलता है और सही टाइम से चलता है। पहला सुख, अब गुरुदेव कहते हैं, देखिए कितनी बड़ी बात बोले हैं, पहला सुख निरोगी काया। जैसी बात बारंबार सुनने के बावजूद निरोग रहने की दिशा में स्त्री की चेष्टा संतोषजनक नहीं है। प्रायः उसकी यह मानसिकता होती है कि घर के सभी सदस्य भरपेट भोजन करें, स्वस्थ रहे, इसी में नारी जीवन की सफलता है। अब नारी को लगता है कि घर के सभी लोग अच्छे से खा ले। क्यों? अगर सब्जी भाजी थोड़ी कम है, अगर हम 4 पर्सन है तो 4 भाग में डिवाइड करेंगे, मैं क्यों कम खाऊंगी और आपको क्यों ज्यादा दूंगी। सबको, घर के पुरुष का भी कर्तव्य बनता है कि वो जो कुछ भी है उसमें अपनी पत्नी की, अपनी बेटियों के लिए भी रखें और समान मात्रा में खाएं। ऐसा नहीं है कि किसी का, किन्हीं का डोज कम है वो अलग बात है, लेकिन जो भी हो, जिनकी जितना डोज है समान मात्रा में होना चाहिए। अशिक्षित और अल्प शिक्षित ही नहीं, सुशिक्षित और उच्च पदासीन नारियां भी अधिकतर यही सोचती हैं कि, जबकि प्रत्येक स्त्री को यह सोचना चाहिए कि वह परिवार की एक अहम सदस्य है, जिसके स्वास्थ्य पर ही संपूर्ण परिवार का स्वास्थ्य, सुख और प्रसन्नता निर्भर है। अब अशिक्षित और अल्प शिक्षित ही नहीं, मतलब जो भी बहुत पढ़ी लिखी हैं, ऊंचे पद पर आसीन है, तो उनको यह सोचना चाहिए कि हम बहुत परिवार के हम मेंबर है और हम पर पूरे परिवार का स्वास्थ्य निर्भर करता है। यदि वे स्वयं अस्वस्थ रहेंगी तो परिवार का ध्यान कैसे रख पाएंगी। एक दिन सोचिए कि अगर हम लोग किसी कारणवश थोड़े से भी आलस हो जाए तो पूरा हम लोगों की दिनचर्या बिगड़ जाती है। तो सोचिए कि अगर हम लोग 30 दिन बीमार रहेंगे तो मेरे घर का क्या हाल होगा। कोई भी मेड है, कुछ भी काम कोई भी आता है, जब तक आप अपने तरीके से नहीं काम कर पाइएगा, न घर सुव्यवस्थित रहेगा और नहीं खाना ढंग से हो पाएगा। और बात और मतलब अब अभी का काम 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद 4 घंटे, उससे क्या होगा, अव्यवस्था बिगड़ती चली जाएगी। यदि वह स्वयं अस्वस्थ होंगी तो परिवार का ध्यान कैसे रख पाएंगी। बहुत कम परिवार या पुरुष ऐसे हैं जो घर में स्त्री के भोजन और स्वास्थ्य की परवाह करते हैं। नहीं, मैं इस मामले में धनी हूँ, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम भी अपने लिए रख लिया करना। सभी गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को स्वयं ही अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। छोटी सी असावधानी से कभी कभी गंभीर रोग हो जाते हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। इसका कारण है तनाव, चिंता, पौष्टिक भोजन का अभाव आदि। पहले महिलाएं करियर के प्रति इतनी जागरूक नहीं थी, अतः वे कम ही बीमार दिखाई देती थी। लेकिन अब जॉब और करियर की चाहत से उसमें तनाव और बीमारी की समस्या बढ़ रही है। तनाव का असर दिमाग पर होता है तो उसके स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब यहाँ गुरुदेव ये बोले हैं कि लड़कियां लोग अपने करियर के प्रति ज्यादा जागरूक होती हैं, और जैसे कि बोले ना गुरुदेव कि अपने सौंदर्य के प्रति कि हम डाइट करेंगे, वो करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं है। जैसे कि हम अपनी माँ के बारे में बोलते हैं कि मेरी माँ 77 ईयर्स की हैं,
प्रिंसिपल थी, टाइम से खाती थी, टचवुड मेरी माँ को कोई बीपी शुगर नहीं है, कोई भी, मेरी माँ कोई मेडिसिन नहीं लेती है। तो मेरी माँ की दिनचर्या यह है कि मेरी माँ 4 बजे उठती हैं, 6 बजे तक पूजा करके नाश्ता करके ही, पहले तो चाय नहीं पीती थी, अब पीने लगी हैं। तो हम सोचते हैं कि मेरी माँ का, इसीलिए मेरी माँ का स्वास्थ्य ठीक है क्योंकि वो टाइम से लेती हैं, टाइम से स्नान करती हैं, टाइम से उठती हैं और अपना काम सारा खुद करती हैं, अभी भी इस उम्र में। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 बजे उठेंगे, बाप रे बाप, आपाधापी में ये करेंगे वो करेंगे, तो खाएंगे नहीं, बाप मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आज नहीं खा पाऊंगी। तो ऐसा थोड़े होता है, अगर हम लोग सवेरे उठ जाए तो खा भी लेंगे, घर का भी काम कर लेंगे, पूजा पाठ भी कर लेंगे, थोड़ा सा आराम भी कर लेंगे। जो कामकाजी महिलाएं हैं वो काम पे भी चली जाएंगी। यहाँ कहने का, इसमें एक ही मेरा कहना है कि समय से स्नान और नाश्ता करना चाहिए, उठना और स्नान करना चाहिए और नाश्ता करना चाहिए। इस स्थिति से बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि महिलाओं को अपना और परिवारजनों का हर 3 महीने में स्वास्थ्य परीक्षण करवाने की आदत डालनी चाहिए। और महिलाओं को भी चाहिए कि अपना स्वास्थ्य खुद परीक्षण करवाए और अपने घर में अपने बच्चों का, पति का भी, खुद भी उनका भी करवाए। यदि हर 3 माह में संभव न हो तो वर्ष में कम से कम एक बार तो ऐसा कर ही सकती है। इससे कोई भी बीमारी आरंभिक अवस्था में ही पकड़ में आ जाएगी और उनसे छुटकारा पाना आसान होगा। जैसे मैं अपने बारे में बोली थी ना कि डाइटिशियन, तो मैं थायराइड चेक कराई थी, बीपी शुगर चेक कराई थी, तो मुझे कुछ नहीं लगा। तो मैं डॉक्टर से दिखाई तो डॉक्टर हमको बड़ी अच्छे से बोले कि आपको तो लगेगा मैम कि डॉक्टर साहब फी भी ले लिए और दवा भी नहीं लिखे, दवा की कोई जरूरत नहीं, वही खान पीन पे तेल कम खाना है। डाइटिशियन ने मुझे खाने की सलाह दी, मैं बोली कि मुझे लगता है कि मेरा कुछ वेट बढ़ गया है लेकिन मैं स्वस्थ हूँ। तो बोले कि नहीं, खान पान में थोड़ा चेंज कर लीजिए, 4 रोटी तो खानी ही नहीं है आपको, सुबह में मूंग खाना है, 2 रोटी खानी है, फिर फल खाना है, ऐसे डाइट चार्ट देनी, दवा एक भी नहीं दी हमको। तो यही यहाँ पढ़े तो हमको ये चीज भी कि अब आदमी अपने आप को ठीक रखना चाहे तो हम लोग बहुत ठीक से स्वस्थ रह सकते हैं। खान पान में गड़बड़ी है, खाद वाली है वस्तुएं, फिर भी हम लोग मॉर्निंग वॉक करें। महिलाओं को क्या है, आधा घंटा हम लोग मॉर्निंग वॉक करें तो बहुत अच्छी बात है। प्रायः स्त्रियां मोटापा, मधुमेह, रक्त अल्पता, जोड़ों के दर्द आदि ऐसी तकलीफों से जूझ रही। जैसे कि ये जोड़ का जो दर्द है, ये तो हम सोचते हैं कि 100 में 95% महिलाओं को है आजकल, जोड़ों के दर्द वाली तो समस्या है। अतः इस 21वीं सदी में महिलाओं को चाहिए कि वो अपने तन मन दोनों की सुंदरता के लिए जागरूक व सचेत है। मतलब अगर महिलाएं चाहे मॉर्निंग वॉक करके, खान पान पर ध्यान करके, अब हम लोग क्या है कहीं पार्टी उटी में जाते हैं तो देखिए कि अब खा लेते हैं, ज्यादा खाएंगे तो फिर क्या होगा। अब हम लोग किसी एक झोला में अगर 5 किलो का झोला है, उसमें अगर हम 7 किलो अनाज भर देंगे तो झोला क्या होगा, झोला तो फट जाएगा वहां से। तो हम लोग का फिर शरीर क्या है, उस समय पेट फटा नहीं लेकिन वो फटने ही जैसी स्थिति हो गई। तो हमारी खाने की 2 रोटी आदत है, अब हम गए किसी पार्टी में तो बस इसको अपने डस्टबिन को एकदम फुल से भी एकदम ओवर इसमें ठूस दिए, तो क्या होगा, मेरे शरीर को तो नुकसान करेगा ही। दवा एक बूंद से जब रोगों की इलाज हो सकती है तो फिर हम लोग जब इतना कचरा ठूसे तो उस शरीर में कहाँ जाएगा। वो तो फिर 1 महीना उसको लगेगा, हम जो कचरा ठूसे उसको 1 महीना लगेगा उस कचरा को निकालने में अपने शरीर। उन्हें अपने यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि 21वीं सदी में महिलाओं के चाहिए कि वो अपने तन मन दोनों की सुंदरता के लिए जागरूक व सचेत रहे। उन्हें अपनी जीवनचर्या व्यवस्थित रखनी चाहिए, नियमित रूप से चिकित्सक से अपनी स्वास्थ्य जांच कराना चाहिए, स्वयं रोग मुक्त रहे और अपने परिजनों को भी रोग मुक्त रखने हेतु समय समय पर चिकित्सक से सलाह लेती रहे। स्मरण रहे कि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मन का वास होता है। अब देखिए कि अगर हम लोग थोड़ा भी ज्यादा खा लेते हैं तो मन थोड़ा लगता है ना, या थोड़ा तेल मसाले वाली चीज खा लीजिए तो उस दिन भी लगता है कि पेट में। अधिकांश हम महिलाओं को सुनते देख हमको गैस की समस्या, क्यों, तो खाइएगा 12 बजे तो 2 बजे, ऐसे अक्सर 2 बजे खाएंगी तो उनको गैस की शिकायत होंगी। उनसे नहीं, हमको पानी नहीं पीना है, हमको चाय नहीं पीना है,
हमको चाय तो खैर अलग बात हुई, तो हमको सेव नहीं, हम सेव नहीं खा सकते हैं, पूजा नहीं। अरे आप सत्तू पीजिए, सेव खाइए। अगर आप एक तो कि सबसे पहले सभी को आदत डाल देनी चाहिए कि सवेरे उठे, नाश्ता, नहाए, पूजा करे और नाश्ता करे। इसमें बहुत कम था, तब हम उठेंगे 8 बजे तो फिर तो नाश्ता 2 ही बजे न करेंगे। अगर हम लोग अपनी दिनचर्या में 4 बजे उठने की आदत डाल लें, नहा ले, पूजा कर ले, कुछ नाश्ता कर ले, फिर देखिएगा हम लोग को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वस्थ प्राणी ही जीवन का आनंद ले सकता है। आप देखिए, अगर हम बीमार हैं तो अपने जीवन का कुछ भी आनंद ले पाएंगे? हम बैठ पाएंगे? हम स्वाध्याय नहीं कर पा सकते हैं, न हम बैठ के पूजा कर सकते हैं, न हम किसी को कुछ बता सकते हैं। हम 4 लाइन बोलेंगे तो हम हाँफने लगेंगे अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो। स्त्रियों के संदर्भ में तो यह भी कहा जा सकता है कि उनकी स्वास्थ्य चेतना ही सशक्तिकरण का आधार है। आज उस स्वास्थ्य चेतना को जागरूक रखने की आवश्यकता है। देखिए कितनी बड़ी बात हम लोगों को, मैं पढ़ी थी तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा तो मैं सोची कि पढ़ देती हूँ ग्रुप में। तो कोई पढ़ी होंगी, अखंड ज्योति का ही है। और दीदी स्वाध्याय तो खत्म हो गया मेरा ये चैप्टर, अब आहुतियों का क्रम ले लूं क्या? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। सबको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, तभी हम अपने परिवार को भी देख सकते हैं, और जो भी वर्किंग वुमन है उनको तो खासकर अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सही टॉपिक चुना, बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका दीदी। हाँ, आप आहुति का कार्यक्रम कर लीजिए दीदी। आप जो भी जितने भी समय में उठते हैं हम लोग, उससे आधा घंटा भी हम लोग पहले उठने की आदत डाल लें तो सब काम हम लोग सही टाइम पे करें। अब इसी के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त और गायत्री मंत्र की आहुति, महामृत्युंजय मंत्र की आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नामः। महामृत्युंजय मंत्राहुति। सभी सुखी, सभी निरोग, सभी दीर्घायु हों और हम सबकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। और गुरुवर से प्रार्थना है कि जो कुछ भी हम लोग पढ़े सुने उसको आत्मसात करने का प्रयास करें, उसको अपने जीवन में उतारें और अपने वातावरण में भी इसको फैलाएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योरमोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नामः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योरमोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नामः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योरमोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नामः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योरमोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नामः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योरमोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नामः। इसी के साथ शांति पाठ। हम लोग के मन मस्तिष्क, घर बाहर, देशों विदेशों में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी में शांति ही शांति विद्यमान हो। इस भावना से शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति
सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामितिम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थ पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना, 5:40 में गायत्री चालीसा, 6 बजे नाद योग साधना में आने का कष्ट करेंगे। सभी को पुनः सादर प्रणाम। जय गुरु।